नमस्कार। दुख से उबरना आसान नहीं, लेकिन जिंदगी कब रुकती है? वो लगातार आगे बढ़ती है और यही तो सीखना है हमें। अपनों का जीवन में आना और जीवन से जाना डिवाइन की चॉइस है, उसी का ऑर्डर है। हमें तो सिर्फ अपना रोल निभाना है, बेहतर तरीके से, किसी को आहत किए बगैर। डिवाइन की चॉइस ही अगर होती है रिश्तों के बनने संवरने में, तो कोई किसी भी इंसान को गुनहगार या हालात को ब्लेम क्यों करता है? जैसे अच्छा वक्त, अच्छे फैसले हमें सहर्ष कबूल होते हैं, वैसे ही कुछ कड़वे सच भी हमें स्वीकार करने ही चाहिए, बिना शिकायत, बिना दोष दिए। आज की कहानी शायद कई नीतिवादी लोगों को अखरे, शायद वो टीका टिप्पणी भी करना चाहे, लेकिन तभी तो इन्हें कड़वे सच कहा जाता है ना। और ये सच हमारे समाज में, हमारे आसपास बहुत से जीवन जी रहे हैं। आप इस बात को जरूर स्वीकारेंगे। सीधी बात कहने का ये प्रयास 24 थैंक्स डिवाइन ऑर्डर का लक्ष्य भी है और डिवाइन का ऑर्डर भी मुझे स्वीकार्य है। आप अपनी अस्वीकार्यता की वजह स्वयं तलाश सकते हैं। आज की कहानी कसमसाहट। बिश्नोई 12 जमात पढ़ी थी। माँ बाप को लगने लगा अब तो वर मिलना भी कठिन हो जाएगा, सो ये सोचकर उन्होंने उस बिचारी के हाथ पीले कर दिए। ब्याहता सखियों ने खूब समझा बुझा के, रंगीन सपने दिखा के उसके दिल को समझाया। उनकी बेशर्मी बिश्नोई को बहुत ही बुरी लगी, पर कहीं उस नवयौवना के अंदर कुछ पुलकित भी हो उठा। बांका जवान मूंछों पर तेल चुपड़ उन्हें तीखी करके आया था अपनी घरवाली को लिवाने। बिश्नोई लाज से दोहरी हुई जा रही थी जब बगल में बैठे उसने अपने घरवाले कलुआ उर्फ कुलवंत सिंह को कनखियों से देखा। ब्याह सही सलामत हो गया और डोली गांव पहुंची। थोड़ी बहुत रस्मों के बाद बहू को सब अंदर वाले कमरे में पलंग पर बैठा आए। पुराना सा कमरा, रोशनी भी कुछ कम ही थी। पर्दे मानो जब घर बना था तभी लगे थे। सब कुछ बिश्नोई को अजीब लग रहा था। सखियों ने तो उस रात के कमरे का ऐसा बखान नहीं किया था। खैर, फिर भी अपने रंगीन सपनों से वो बाहर स्वयं आने की चेष्टा करना ही नहीं चाहती थी। घंटों यूं ही बैठी इंतजार करती रही और कब वो सो गई कुछ पता ही नहीं चला। सुबह एक अधेड़ उम्र की महिला ने आके उसे उठाया। अरे तू कैसे पड़ी है रे, उठ, गांव की औरतें आई हैं तेरी मुंह दिखाई को। बिश्नोई ने मन ही मन सोचा कि पहली मुंह दिखाई क्या पति ने नहीं करनी थी। खैर उठी, नहा धोकर तैयार हुई। दिन भर रस्मों में बीता। कभी यहाँ बिठाया जाता, कभी घूंघट लंबा, कभी उघाड़ उघाड़ के अजीब अजीब सी औरतें उसे निहारती और फिर उसकी सास के हाथ में कुछ रख कर चल देती, मानो उसे देखने की टिकट बेच रही थी अम्मा जी। खैर, माँ ने समझाया था, नए घर के नए नए रंग ढंग होते हैं, शुरू में शांत रहना, धीरे धीरे सब सीख जाओगी। अगली रात आई तो रात के 2 बजे नशे में धुत उसका पति कलुआ उसके पास आया और उसने कुछ ऐसा व्यवहार किया मानो कोई बच्चा अपने नापसंद खिलौने पर गुस्सा निकाल रहा हो। ऊपर से उसकी आवाज को मुंह पर हाथ रखकर बंद कर दिया। फिर जो औंधे मुंह पड़ा, ना उसे अपना होश था ना कपड़ों का। बिश्नोई का बुरा हाल था। उसने इस संबंध की शुरुआत के जो सुंदर सपने देखे थे वो रेत के महल की तरह ढह गए। उसने उठकर सब कुछ ठीक ठाक किया, न रो पाई न कह पाई किसी को, बस अपने जीवन को कोस कर रह गई। इतनी भी नासमझ नहीं थी कि 5 बच्चों के परिवार में अकेले कमाने वाले बाप के सर जा बैठती। बस हालात के रंग में ढल गई। एक पत्नी के हृदय में पति के प्रति जो भाव, जो सम्मान, जो समर्पण उसने पढ़ा सुना था, उसकी धज्जियां तो उसी रात उड़ गई थी। लेकिन पढ़ी लिखी होने के नाते सामाजिकता और संस्कारों की बेड़ियों की पाजेब अब उसके पैरों में थी, जिनकी छम छम उसे थम थम सिखाती रही। उस रात की गलती 9 महीनों में परिणाम बंद सामने आ गई। शुक्र था कि उसने बेटा जना था। बेटी पैदा की होती तो शायद खुद ही उसकी गर्दन दबाकर उस रात का गुस्सा निकाल लेती। इतना समय बुरे सपने के जैसा बीता था, पर बच्चे की मासूमियत और किलकारियों ने उसे बांधना शुरू किया। उसका बिखराव सिमटने लगा। वह सारा दिन गुजार लेती, लेकिन फिर इतनी आसानी से उस जानवर का चारा नहीं बनी। नशे में वैसे भी उसे कोई सुध नहीं रहती थी। धीरे धीरे वो ये भी जान गई थी कि कलुआ सिर्फ 5 जमात पड़ा था। काम धंधा भी बाप दादा की बपौती के रूप में मिल गया था। जी तो चाहता था कि कभी माँ के घर गई तो उन सब सखियों के मुंह नोच लूंगी,
कलमुइयां क्या क्या बककर मेरे जीवन का सर्वनाश कर गई और फिर घंटों बैठी रोती रहती थी। उसका रोना, उसकी निराशा किसी से कुछ भी नहीं छिपा था, लेकिन शायद कोई फर्क ही नहीं पड़ता था किसी को। धीरे धीरे वह भी पत्थर सी हो गई। खेलती हंसती तो अपने राधे के साथ, उसे सजाती संवारती, पास के स्कूल में भी डाल दिया था। वक्त निकलता जा रहा था, लेकिन अंधेरा छटता ही न था। इन दिनों कलवा की मौसी का लड़का मनोज उनके घर आया। वह आजकल किसी अनुसंधान में लगा था। 15 जमात पढ़ चुका था। देखने सुनने में कलवा से 21 ना था तो 19 ही होगा, पर ऊंचा लंबा, हंसता बोलता। राधे को पहले ही दिन उसने दोस्त बना डाला। उसकी माँ से सीधी बात तो ना करी, लेकिन राधे से उसे बहुत कुछ मालूम हुआ। जाने ये क्या करनी थी विधाता की कि अपने काम के सिलसिले में उसे वहां 2 महीने ही रुकना पड़ा, क्योंकि रोज रोज इतनी दूर आना जाना आसान थोड़े ही था, अम्मा जी का कहना था। वैसे उस छबीले नौजवान के पास नई मोटरसाइकिल भी थी। राधे तो उस पर कई बार बैठा और अपनी माँ को जब सुनाता कि कहाँ कहाँ की सैर कराई दोस्त ने, तो माँ की फटी सी आंखें बच्चे को निहारती। जीवन साथी का अपनापन हो, प्यार हो या सम्मान में कमी, जीवन में कई अधूरी आकांक्षाओं को जगाता है। बिश्नोई 21-22 की रही होगी और ये उम्र यौवन के चरण की उम्र कही जा सकती है। उसके सपनों के चूर हो जाने के बावजूद वो अपने मन की तरह तरह की अवस्थाओं से खुद को परे न रख पाती। कई बार रातों को चांदनी उसके तन बदन को झुलसाती तो खुद को अपने ही हाथों नोच डालने को जी करता। गर्मियों की एक ऐसी ही रात बिश्नोई के हृदय में एक तरंग क्या उठी, मानो तूफान ही उठ खड़ा हुआ। घंटे भर बिस्तर पर करवटें बदलती रही। राधे सो रहा था और कलवा भी पी के औंधे मुंह पड़ा था पलंग के दूसरे छोर पर। वो उठी, बरामदे में पड़ी पानी की बाल्टी को यूं ही कपड़ों समेत खुद पर डाल लिया और आंगन में लगे पेड़ से लिपट कितनी ही देर फूट फूट कर रोती रही। मालूम नहीं था उसे कि मनोज आज छत पर था, लेकिन सोया नहीं था। छज्जे पर खड़े होकर उसने सब कुछ देखा। सुबह फिर मांग में सिंदूर डाल, माथे पर बिंदिया सजा, रसोई घर में खाना बनाती दिखी बिश्नोई। रात भर जिस प्रेमाग्नि में वो जली थी, सुबह उसका कोई नामो निशान नहीं, मानो कुछ हुआ ही ना हो। कैसे जी रही थी वो, मनोज को समझते देर न लगी। मनोज भला लड़का था, चाहता तो इस चाशनी से भरे रसगुल्ले का खूब आनंद ले लेता और किसी को भनक भी ना होती, परंतु वह बिश्नोई की मदद को बढ़ा। रसोई घर में पहुंचा और कहा, आज क्या पका रही हो तुम? बिश्नोई को तुम का स्वर रास ना आया। उसने घूर कर देखा, मुंह लाल था उसका। मनोज ने पास पड़ा पानी हाथ में लेकर बिश्नोई पर कुछ छींटे डाल दिए और बोला, जब भी जलती हो पानी डालकर ही तो बुझाती हो अपने को, कल देखा था मैंने। बिश्नोई को काटो तो खून नहीं। उसका मन किया कि कहीं छिपा लूं खुद को, कहीं मैं कुछ और ना बोल दे। क्या वो सब जानता है? लेकिन उसका डर सच्चा था। मनोज ने उसका हाथ पकड़ा, वो चाह के भी ना छुड़ा पाई। शायद उस पकड़ में वो पिघल रही थी। उस लावे का सेक मनोज को भी लग रहा था। मनोज ने फिर कुछ नहीं कहा, हाथ छोड़कर बाहर आ गया, मोटरसाइकिल स्टार्ट की और चला गया। रात देर से लौटा तो देखा बिश्नोई चौके में ही बैठी थी, उसकी थाली सजाए, उसकी आंखें मुंद रही थी। मनोज धीरे से आया, उसके मुंह पर आई लट को धीरे से पीछे किया। बिश्नोई फिर पिघल रही थी, लेकिन उसने मनोज का हाथ न झटका। मनोज बोला, चल दोनों का खाना डाल इसी थाली में, इकट्ठे खाएंगे छत पर जाकर। बिश्नोई कुछ कहती इससे पहले ही उसने खुद खाना डाल लिया और उसका हाथ पकड़ सीधे छत पर जाकर रुका। जाने की इस आकर्षण से बिश्नोई काठ की गुड़िया सी उसकी ओर खींचती चली गई, मानो कोई परवाह नहीं थी आज उसे किसी बात की। वैसे भी गांव में रात 11 बजे भला कौन जाग रहा होता है। छत पर पहुंच मनोज और वह छज्जे पर खड़े थे। उसने कहा, बिश्नोई चांद को देखा है कभी? बोली, हाँ कई बार, लेकिन उतनी नजदीक से नहीं जितनी नजदीक से मैं देख रहा हूं। बिश्नोई लजा गई। बस और कोई बात नहीं हुई दोनों में। एक थाली से खाना खाया, भोजन कम था लेकिन तृप्ति अधिक। जब बिश्नोई बर्तन लेकर जाने लगी तो मनोज ने कहा, तुमने कैसे जाना कि मैंने खाना नहीं खाया? पता नहीं, पर अब रोज यूं ही खाया करेंगे, कल इंतजार करूंगा। मैं ना आऊंगी, कह बिश्नोई चली गई, मानो अपनी आत्मा वहीं छोड़ गई थी। अगली रात सुंदर सी धोती पहने थी वह, खाना उसके हाथ में था और वो सीढ़ियां चढ़ रही थी। हर सीढ़ी पर धड़कन की लय बढ़ रही थी। मनोज आखिरी सीढ़ी पर खड़ा मुस्कुरा रहा था, मानो बस
इंतजार कर रहा था। उसने थाली पकड़ी और छज्जे की चौखट पर रख दी। फिर सीढ़ियों का दरवाजा ऊपर से बंद कर लिया। बिश्नोई कुछ कहती इससे पहले ही उसने अपना हाथ उसके होठों पर रख दिया। किसी और ने भी उसके मुंह को बंद किया था, पर शायद इस हाथ में और उस हाथ में सुंदर सपने और कड़वी हकीकत जैसा फर्क था। उसकी उंगलियां बिश्नोई को गुदगुदाती रहीं और कब वह उसके सीने पर सिर रखकर उसकी बाहों में समा गई, उसे पता न चला। एक प्यास बुझी, मानो कोई बदली बरसकर हल्की हो गई। खाने की थाली धरी रह गई। भूख ही किसे थी, भोर होने वाली थी। बिश्नोई उठी और याद कर उठी वो रात जिस रात उसके सपने टूटे थे और आज जब सपने सच हुए थे। मनोज उसे सपनों का राजकुमार सा नजर आया, जो रात में अपने सफेद घोड़े पर आ उसे सपनों की दुनिया की सैर कराता और भोर होते ही लौट जाता। अब राधे के साथ साथ कभी कभी वह उसे भी बाहर ले जाता। तालाब के किनारे, पास के गांव में लगे मेले तक। कोई कुछ न पूछता, शायद किसी को कोई शंका ही नहीं थी। मनोज ने एक रात बिश्नोई को बिना बिंदी के बुलाया और फिर अपने रक्त से उसका माथा सजाकर उसकी मांग भर दी। उसकी भावनाओं में वासना नहीं थी, प्रेम था। दोनों की आंखें छलछला आई। समाज एक विवाहित स्त्री को इसकी स्वीकृति कभी नहीं देगा, लेकिन बिश्नोई ने इसे सहर्ष स्वीकारा। मनोज के लौटने के दिन करीब आ गए और एक शाम बिश्नोई को उबकाइयां आती देख सासू माँ ने दाई को बुलवाया। पता चला कि वह पेट से है। घर में खुशी की लहर दौड़ गई। सब कलुआ को बधाई दे रहे थे। बिश्नोई की खामोशी और मनोज की बढ़ी हुई धड़कनें एक अलग मकाम पर साझी हो रही थी। चांदनी रात थी। उस रात बिश्नोई जब छत पर पहुंची तो पहले उसने मनोज के माथे पर अपना चुंबन अंकित किया, मानो उसे धन्यवाद कर रही थी, और कहा, तुम कल ही चले जाओ और हो सके तो फिर कभी ना लौटना। हमारी प्रीत वासना का रूप ना ले ले। तुमने मुझे तृप्त किया और उसकी निशानी मेरे पास है, मेरे इस जीवन के लिए पर्याप्त है। लेकिन हमारा ये संबंध कोई कभी नहीं स्वीकारेगा। शायद दिन के उजाले में हम स्वयं भी नहीं, और तुम पर कोई लांछन लगा तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। मैं अपने सपने को जी चुकी हूं। अब हकीकत का सामना करने की शक्ति मुझ में है। तुम खुश रहो, यही हमेशा प्रार्थना करूंगी। और मनोज के लाख रोकने पर भी वो उस रात नहीं रुकी। उस रात उसने फिर खुद को यूं ही भिगोया, मानो आज अपनी आत्मा की शुद्धि कर ली। लेकिन आज उसके चेहरे पर कोई कसमसाहट नहीं, असीम तृप्ति थी। वो चांद से उतरकर धरती पर पैर धर चुकी थी। आकांक्षाओं के धरातल से नए अंकुर फूटने लगे थे। मैं नहीं जानती कि इस कहानी को सुनकर आपके दिल में किस तरह के प्रश्न उठ रहे हैं। इस तरह की सोच को मैंने उजागर किया है, लेकिन फिर भी बहुत से कड़वे सच की तरह ये कड़वा सच भी हमारे समाज में घट रही एक ऐसी घटना है जिसने मेरे दिल को जितना प्रभावित किया उतना ही आपके दिल को भी द्रवित किया होगा। हल क्या है, क्या सही है, क्या गलत है, इसका फैसला करने वाले हम कोई नहीं। लेकिन हाँ, डिवाइन ऐसे किसी बिश्नोई को किसी कलवा से ना मिलाए। हर बिश्नोई को उसका एक मनोज मिल पाए, यही दुआ करेंगे। इसी के साथ अपनी दोस्त पुनीता को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।